वेलकम बैक टू एजुनाचल फ्रेंड्स। और इससे पहले ज्योग्राफी की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे हमारा जो प्लेट्यू रीजन है, इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, उसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, जानी और उसका जो फिजिकल डिवीजन है वो भी हमने देखा। जो मेजर माइंस हैं, मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं, वो भी हमने काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश की है और लर्न भी किए हैं, राइट। आई होप आप लोग उन चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे, मैपिंग करते रहेंगे, ताकि बाद में आप कोई भी चीज़ को भूले ना, राइट। तो इसी सीरीज में आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स। अब हम डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। दिखने में जितना सिंपल और खूबसूरत ये नज़ारा लगता है, उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है यहाँ की फिजियोग्राफी, यहाँ के टोपोग्राफिकल फीचर्स। यानी कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, डिपोजिशनल, इरोजनल, और किस तरीके से कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है इंडिया के, वो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, राइट। तो बेसिकली यू ऑल नो दैट कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7516.6 किलोमीटर की है, जिसमें से अगर हम सिर्फ मेनलैंड इंडिया की बात करें तो वो है हमारा 6100 किलोमीटर, और अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो टोटल हो जाता है हमारा 7516 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। जो कोस्ट लाइन है इंडिया की वो 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को टच करती है, राइट। Straight and regular coastline of India is the result of faulting of Gondwana during the Cretaceous period। यानी हमने समझा था किस तरह पेनिनसुलर इंडिया मेडागास्कर से टूट के यूरोपियन प्लेट से जाके टकरा जाता है, राइट, यूरेशियन प्लेट से जाके टकराता है। तो उस समय जब मेडागास्कर से ये जो पेनिनसुलर इंडिया है वो टूट के अलग हुआ होगा, उस समय ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये बने और इनमें काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई, क्योंकि ये जब मेडागास्कर से कनेक्टेड था तो उस समय ये एक लैंडफॉर्म हुआ करता था। अब अगर कोई लैंडफॉर्म बीच में से फॉल्टिंग की वजह से टूट रहा है, क्रैक हो रहा है, तो वहाँ पर जो प्लेट होंगी वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट काफ़ी दूसरे आसपास के एरियाज में भी हमें फॉल्टिंग या एंडोजेनेटिक फोर्सेस नज़र आते हैं, राइट, जिनकी वजह से काफ़ी सारे फीचर्स बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो हमें एक्सटर्नल लैंड पे नज़र आते हैं, जो हमें लगता है कि बाहर से ये सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन वास्तव में वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस या उन हलचल का ही रिजल्ट होता है। So as such, the coast of India does not offer many sites for good natural harbors, but the Bay of Bengal and the Arabian Sea came into being during Cretaceous of early tertiary period after the disintegration of Gondwana land। यानी जब गोंडवाना लैंड का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जैसे दो समुद्र हमें इंडिया के आसपास नजर आने लगे, दो कोस्टल बाउंड्रीज हमें नजर आने लगी। इससे पहले वहां कोई भी नेचुरल हार्बर नहीं नजर आ रहा था। ये जो हमारी कोस्टलाइन है ये गुजरात के कच्छ से लेकर यहाँ पर जो गैंगेटिक डेल्टा बनता है हमारा, यहाँ तक ये स्प्रेड है। यानी आप गुजरात से लेकर चलेंगे और गैंगेटिक डेल्टा तक आपको इंडिया की कोस्टलाइन नजर आएगी। एक लॉन्ग कोस्टलाइन इंडिया के पास है, जिससे काफ़ी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें होते हैं। साथ ही साथ ये नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करता है। आसानी से कोई पड़ोसी देश हम पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि वाटर एक नेचुरल बाउंड्री का काम करेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे मरीन रिसोर्सेज को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं। The coast of India is divided into western coast and the east coastal plains। क्योंकि इंडिया ट्रायंगुलर शेप में है, दोनों ही तरफ ओशन है, तो एक तरफ आपको वेस्टर्न कोस्ट नजर आएगा और एक तरफ आपको ईस्टर्न कोस्ट नजर आएगा, राइट। तो दो कोस्ट यहाँ पर हैं। कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया आर नोन फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेंटर, टूरिस्ट, फिशिंग एंड सॉल्ट मेकिंग। गुजरात में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा नमक ही बनता हुआ नजर आएगा। वहां पर नमक बनाने के लिए काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री हैं, तो वो सॉल्ट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। फिशिंग पोर्ट्स हैं काफ़ी सारे, क्योंकि जहाँ पे कोस्टल बाउंड्री होंगी वहाँ पे फिशरी तो होगी ही, राइट।
टूरिज्म के लिए भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, लोग जाते हैं कोस्टल एरियाज में, बीचेस में एंजॉय करते हैं, वेकेशन मनाते हैं, राइट। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है बहुत ही चीप होता है एज कंपेयर टू द अदर ट्रांसपोर्ट्स। और वाटरवेज के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट आपको करना है तो आपकी कोस्टल बाउंड्री होनी चाहिए, तभी आप उस वाटर रिसोर्स को यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, राइट। तो इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन होने की वजह से भारत के पास बहुत सारे फायदे होते हैं कि हम इजिली अपना ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं थ्रू वाटर, right? They also provide important hinterlands for the ports, right? बढ़ते हैं आगे। अब ये जो कोस्ट बने हुए हैं, इतना ही नहीं है कि भाई भारत के पास लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है तो गजब का फायदा हो रहा है, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये कोस्ट कैसे बने ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में बिना लॉजिक के कोई भी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर जो कोस्ट बने हैं वो है एमर्जेंस कोस्ट और सबमर्जेंस कोस्ट, या हम बोल सकते हैं कोस्ट ऑफ एमर्जेंस एंड कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। तो एमर्जेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज इमर्ज हो रही है, उभर के आ रही है, यानी पहले नहीं थी, पहले दिखाई नहीं दे रही थी, अब वो उभर के आ रही है, बाहर आ रही है सतह पे, राइट। तो एमर्जेंस कोस्ट कैसे बनेंगे? कोई वाटर बॉडी थी, लेट्स से यहाँ पर, इसके नीचे एक लैंडमास हुआ करता था। अब अगर ये लैंडमास धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ एमर्ज हो रहा है ड्यू टू द डिपोजिशन, तो क्या होगा, हमें यहाँ तक लैंडमास नजर आने लगेगा, और ये हमारी कोस्ट लाइन जो कभी यहाँ तक होती थी वो अब यहाँ तक नजर आएगी, राइट। तो क्या हुआ, लैंडमास का एमर्जेंस हुआ ड्यू टू डिपोजिशन और दी इंटरनल फैक्टर्स या एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से कभी कभी लैंडमास अचानक से ऊपर भी आ जाता है, तो इसे हम बोलेंगे कोस्ट ऑफ एमर्जेंस। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो वाटर लेवल यहाँ तक था, अगर ये वाटर लेवल धीरे धीरे करके नीचे आ जाए, तो वाटर लेवल अगर कम होगा तब भी यहाँ आपको जो कोस्ट लाइन है वो यहाँ तक नजर आने लगेगी, राइट। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो वाटर लेवल कम हो जाए या फिर ये जो कोस्ट है, जो लैंडमास है वो ऊपर आ जाए, राइट। तो इसे हम बोलेंगे कोस्ट ऑफ एमर्जेंस। जस्ट इसी का उल्टा होता है कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। सबमर्जेंस कैसे होगा, अचानक से, जैसे ये लैंडमास था और ये वाटर बॉडी थी, राइट, अचानक से क्या हुआ, ये जो एरिया था ये धंस गया अंदर, सबमर्ज्ड हो गया, तो ये इतना नीचे पहुंच गया, तो ये जो कोस्ट बना ये क्या होगा, कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस होगा। या फिर सी लेवल राइज कर गया तो अब पानी यहाँ तक आ गया, तो अब आपकी जो कोस्ट लाइन है वो यहाँ ना होके यहाँ नजर आने लगी, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। समझ में आया? सबमर्ज मतलब डूब जाना और एमर्जेंस मतलब बाहर आना, सीधे सीधे आपको वर्ड्स पे फोकस करना है। तो इस तरीके से दो तरह से कोस्ट बनते हैं। अब ये जो कोस्ट बनते हैं इनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोस्टल प्लेन्स ही बनेंगे, इनमें आपको काफी सारी टोपोग्राफीज देखने को मिलेंगी, जिनमें से जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं वो हमें ऊपर नजर आते हैं और उनको हम नोटिस कर पाते हैं। तो जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके कुछ नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे बार, स्पिट, लेगून, सॉल्ट मार्शेस, बीचेस, सी क्लिफ, आर्च, जो कि टिपिकल फीचर है कोस्ट ऑफ एमर्जेंस की, यानी डिपोजिशनल फीचर, ये एमर्ज हो रहे हैं, बाहर आके हमें नजर आ रहे हैं, और इन्हें हम मरीन लैंडफॉर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि कोस्ट पे बन रहा है, और कोस्ट कहाँ पे होगा, किसी ना किसी सी या ओशन के किनारे पे, राइट। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली इट्स साउथ ईस्टर्न पार्ट, यानी जो तमिलनाडु कोस्ट है ये कोस्ट ऑफ एमर्जेंस का एग्जाम्पल है। रिमेंबर फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा कोस्ट किस तरीके के कोस्ट का एग्जाम्पल है, एमर्जेंस है या फिर सबमर्जेंस है। तो जो तमिलनाडु कोस्ट है वो कोस्ट ऑफ एमर्जेंस का एग्जाम्पल है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में आपको कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स नजर आ रहे हैं। तो अभी हमने जो नाम पढ़े थे उन्हें हम क्लियरली यहाँ पर समझने का ट्राई करते हैं, राइट। अब ये देखिए, ये आपका लैंडमास है और ये है आपका ओशन, राइट। ये है कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो कि यहाँ पर बन रहे हैं। तो जो कोई एक कोस्ट होता है तो वहां पर आप देखेंगे इस तरीके से जो डिपोजिशन है वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती रहती है। अब डिपोजिशन किस तरीके से हो रहा है, किस वे में हो रहा है, क्या उसका शेप है,
साइज है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बे है। बे किस तरीके से बनता है, अगर तीन तरफ से कोई लैंड मास इसे कवर कर लेगा और बीच में आपको एक वाटर बॉडी नजर आएगी तो वी कॉल इट बे, राइट। फिर यहाँ पर आप देखेंगे सैंड स्पिट। इस तरीके से जब सैंड का डिपोजिशन हुआ इस तरीके से आगे तक आया और एक हुक की तरह बन गया, राइट, यानी ये बाहर की तरफ आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं स्पिट। और जब ये और ज्यादा इस तरीके से टर्न ले लेगा तो हम इसे हुक बोलने लगेंगे, राइट। हुक यानी कि एक कुंदे जैसा बन गया ना, ये इसमें कोई भी चीज फंसाई जा सकती है, राइट। फिर यहां पर है लेगून। लेगून कैसे बनता है, देखिए यहां लैंडमास था, इसके सामने जस्ट यहां पर एक अलग से डिपोजिशन हो गया और ये डिपोजिशन इतना ज्यादा हो जाता है कि जो बीच में पानी है वो मेन वाटर बॉडी से एकदम अलग हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे लेगून, जिसे केरला में बैक वाटर्स या कयाल्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट। यहाँ पर जो कुछ दूर पे जाके डिपोजिशन होता है और एक छोटा सा हमें आइलैंड जैसा नजर आने लगता है जस्ट पैरेलल दी कोस्ट, अलोंग दी कोस्ट, इसे हम बोलते हैं बैरियर आइलैंड। ये बैरियर की तरह ट्रीट कर रहा है, राइट। यहाँ पर ये जो बैरियर आइलैंड है अगर उससे कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी, एक बीच में फिर से डिपोजिशन हो जाएगा तो इसे हम बोलेंगे टोम्बोलो, राइट। एक बैरियर आइलैंड बना, यहाँ पे आपका कोस्ट था, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन जुड़ गया है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, टोम्बोलो, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा काफी सारे जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं वो यहाँ पर बनते हैं और डिटेल में हम समझेंगे जब हम डिपोजिशन और इरोजनल लैंड फीचर्स को पढ़ेंगे, चाहे वो एल्डिन लैंडफॉर्म्स हो या फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हो या मरीन लैंडफॉर्म्स हो। फिलहाल हम कोस्टल एरियाज के बारे में जान रहे थे तो ये सारी चीजें भी आपको जानना जरूरी है। Now the west coast of India on the other hand is both emergent and submergent। जैसा कि अभी हमने समझा कि जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है ये, यहाँ पर कुछ ऐसे कोस्ट हैं जो कि एमर्जेंस हैं और कुछ सबमर्जेंस कोस्ट हैं, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप नॉर्दर्न पोर्शन की तरफ देखेंगे यानी आपको गुजरात कोस्ट की तरफ देखेंगे तो ये जो कोस्ट है ये सबमर्ज कोस्ट का एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा द्वारका जो कि गुजरात में है। द्वारका एक समय में एग्जिस्ट करता था और अब वो पानी के नीचे चला गया। कहा जाता है कि द्वारका पानी के नीचे है, तो क्या हुआ, उस लैंडमास का सबमर्जेंस हो गया। द्वारका से आप याद रखेंगे कि ये जो हमारा गुजरात कोस्ट है, कच्छ कोस्ट है, ये कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस है। वहीं दूसरी तरफ जब केरला कोस्ट की आप बात करेंगे तो ये हमारा कोस्ट ऑफ एमर्जेंस है, राइट। चाहे तमिलनाडु की बात करें चाहे केरला की बात करें, ये हमारे एमर्जेंट कोस्ट के एग्जाम्पल हैं। जो तमिलनाडु कोस्ट है इसे हम कोरोमांडल कोस्ट भी बोलते हैं, जो केरला कोस्ट है इसे हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं, राइट। हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं इसको। कोंकण कोस्ट जो कि महाराष्ट्र के एरिया में आता है, ये भी कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस है, राइट। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, ये तीनों कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस के एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पर सबमर्जेंस हो रहा है। और कहा जाता है कि 2050 तक कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं कि आने वाले समय में कुछ सालों में यहाँ पर सी लेवल राइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और महाराष्ट्र के कई सारे ऐसे शहर हैं, मुंबई है स्पेशली, ये धीरे धीरे सबमर्ज होने लगेंगे। और इस रिपोर्ट को माइंड में रखते हुए आपको याद रखना है कि मुंबई जो है, महाराष्ट्र जो है, कोंकण कोस्ट जिसे हम कहते हैं, ये कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सबमर्जेंस एंड एमर्जेंट कोस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कोस्ट के बारे में हम इतना सारा पढ़ लिए हैं, अब हमें एग्जाम्पल भी हमने समझ लिए, डायग्राम के थ्रू समझना होगा। ये इंडिया है, यहाँ पर आपने देखा हमने प्लेट्यू रीजन पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर घाट्स हैं जिन्हें हम वेस्टर्न घाट्स बोल रहे हैं, ये जो आपको रेड कलर से नजर आ रहे हैं। फिर हमारी शुरू हो जाती है कोस्टल बाउंड्री और यहाँ पर ये जो वेस्ट साइड है इन्हें वेस्ट कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, जिनमें सबसे पहले गुजरात कोस्ट है, फिर कोंकण कोस्ट है, उसके बाद मालाबार कोस्ट है, राइट। गोवा से लेके कन्याकुमारी तक ये मालाबार कोस्ट है और गल्फ ऑफ खंबात से गोवा तक कोंकण कोस्ट है,
राइट, जो कि महाराष्ट्र एरिया में आता है, और गुजरात में गुजरात कोस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट कोस्ट प्लेन्स के बारे में। तब तक बने रहिए एडनाचल पर।